बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। हमने मुजैद हसन भट्ट को वहीं रहने के लिए कहा और हम तीनों उस पहाड़ी की तरफ चल पड़े जो मौत की पहाड़ी थी। 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम शिवाजी प्रोजेक्ट के मगरबी पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। हमने एक जगह बैठकर दूरबीनों की मदद से पहाड़ी का जायज़ा लिया। तकरीबन 200 गज के फासले पर पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो जाती थी। इसके बाद हम एक दूसरे के पीछे पहाड़ी की तरफ चलने लगे। पहाड़ी की चढ़ाई जहाँ से शुरू होती थी वहाँ आकर हमने बारूदी सुरंगों का पता चलाने वाले बॉल पॉइंट डिटेक्टर निकाल लिए और दरमियान में 6 गज का फासला रखकर चढ़ाई चढ़ने लगे। अभी हम 10-12 कदम ही चढ़े होंगे कि बॉल पॉइंट डिटेक्टरों ने टक टक करना शुरू कर दिया। हम वहीं रुक कर बैठ गए। मैं कैप्टन तारिक की बाएं जानिब था। मेरा डिटेक्टर भी टक टक करते हुए बता रहा था कि आगे बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। मैं कैप्टन तारिक के करीब आ गया। कमांडो सुल्तान भी दूसरी तरफ से करीब आकर बैठ गया। कमांडो सुल्तान ने सरगोशी में बताया कि उसके डिटेक्टर ने भी बारूदी सुरंगों की निशानदेही कर दी है। डिटेक्टर ऑफ कर दिए ताकि उनकी टक टक से वहाँ से गुजरने वाली कोई गश्ती पार्टी अलर्ट न हो जाए। हम तीनों झाड़ियों के पास सर जोड़ कर बैठे थे। कैप्टन तारिक ने सरगोशी में कहा, हमें दूसरी तरफ से चढ़ना चाहिए। इसके साथ ही हम उठे और पहाड़ी की दीवार के साथ साथ चलते पहाड़ी के जनूब की तरफ आ गए। यहाँ से हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया तो 10-12 कदम चढ़ने के बाद बॉल पॉइंट डिटेक्टर टक टक करने लगे। हम वहीं बैठ गए और डिटेक्टरों को ऑफ कर दिया ताकि उनकी आवाज़ पैदा ना हो। उस तरफ भी पहाड़ी के नशेब में बारूदी सुरंगें बिछी हुई थीं। कमांडो सुल्तान ने सरगोशी की, मेरा ख्याल है कि हमें दूसरी पहाड़ी पर से ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद उस तरफ बारूदी सुरंगें ना बिछी हुई हों। हम नीचे उतरकर नशेब में दूसरी पहाड़ी की तरफ चल पड़े। हम इंतहाई एहतियात के साथ झुककर झाड़ियों में इस तरह चल रहे थे कि हमारे चलने की और झाड़ियों से उलझने की आवाज़ पैदा ना हो। हम दूसरी पहाड़ी के पास आकर रुक गए। यहाँ हम एक दूसरे के दरमियान थोड़ा फासला डालकर चढ़ाई चढ़ने लगे। चंद गज चढ़ने के बाद एकदम से हम तीनों के माइंस डिटेक्टरों ने टक टक करते हुए खतरे के सिग्नल देने शुरू कर दिए। हम फ़ौरन नीचे उतर आए। हमने एक और जगह से ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो 10 गज चढ़ाई के बाद वहाँ भी डिटेक्टरों ने टक टक शुरू कर दी। हम वहाँ से भी जल्दी से नीचे उतर आए। इसी तरह हमने 3 मुख्तलिफ जगहों से पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की मगर हर जगह बारूदी सुरंगें बिछी हुई थीं। हम एक जगह झाड़ियों के दरमियान छुपकर बिल्कुल साथ साथ बैठ गए। मुजैद हसन भट्ट ने सरगोशी की, हमें तीसरी पहाड़ी की तरफ से ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। कैप्टन तारिक ने कहा, तीसरी पहाड़ी पर भी यकीनी तौर पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई होंगी, फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने कैप्टन तारिक से पूछा। वो दूरबीन आंखों पर लगाए पहाड़ी की ढलान का सर्वे कर रहा था। कमांडो सुल्तान भी दूरबीन लगाए उसी पहाड़ी को देख रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, कैप्टन तारिक अपनी बाएं जानिब ज़रा ऊपर गौर से देखो, मुझे झाड़ियों में से कोई चीज़ बाहर निकली हुई नज़र आ रही है। कैप्टन तारिक उसी तरफ देखने लगा। फिर उसने सरगोशी में कहा, यह भारी मशीन गन की नाली है, और उसने दूरबीन मुझे पकड़ा दी। सिकंदर अली, तुम भी देखो। कमांडो सुल्तान ने दबी हुई आवाज़ में कहा, मैंने एक नज़र में पहचान लिया था कि यह भारी मशीन गन की नाली है। वहाँ मशीन गन पोस्ट है। मैंने दूरबीन लगाकर देखा तो मशीन गन की नाली को साफ पहचान लिया। मुझे उसी तरह की एक और नाली बाएं जानिब थोड़े फासले पर झाड़ियों में से बाहर निकली हुई नजर आई। मैंने आहिस्ता से कहा, इस गन पोस्ट की बाएं जानिब एक और गन पोस्ट है। कैप्टन तारिक ने मुझसे दूरबीन लेकर आंखों के साथ लगाकर उस तरफ देखा और बोला, तुम ठीक कहते हो, यहाँ और भी मशीन गनों के मोर्चे होंगे। अब उस तरफ से पहाड़ी पर चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कैप्टन तारिक ने सरगोशी में कहा, इस तरफ से भी हम ऊपर नहीं जा सकते, मेरे पीछे आ जाओ। जैसे ही हम पीछे जाने के लिए उठे, कैप्टन तारिक ने हमारे कंधों पर हाथ रखकर हमें दोबारा वहीं बिठा दिया और कहने लगा, कोई आ रहा है। भारी बूटों की आवाज़ मैंने भी सुनी थी। हम वहीं झाड़ियों में दुबक कर बैठ गए। कुछ फासले पर किसी ने किसी से कुछ कहा, फिर हल्के से हंसने की आवाज़ आई। कोई गश्ती पार्टी उस तरफ से गुजर रही थी। झाड़ियों में से 2 आदमियों के गुजरने की आवाज़ हमारी तरफ आ रही थी। कैप्टन तारिक ने हमारे सरों को बारी बारी दबाकर नीचे कर दिया। यह इशारा था कि ज़मीन पर लेट जाओ। हम वहीं औंधे होकर लेट गए। हमने सिर्फ अपने सर उठा रखे थे। पिस्तौल हमने निकाल कर अपने हाथों में पकड़ लिए थे। कैप्टन तारिक ने उंगली के खास इशारे से हमें एक सिग्नल इस तरह दिया कि हमारे चेहरों के आगे उंगलियां फैलाकर 3 बार समेट लीं। इसका मतलब था कि अगर हंगामी हालात पैदा हो गए तो हमें पिस्तौल की बजाय चाकू से काम लेना होगा, पिस्तौल इस्तेमाल नहीं करना होगा। मैंने और सुल्तान ने भी पिस्तौल जेबों में डालकर चाकू निकालकर अपने हाथों में थाम लिए। हमारी आंखें अंधेरे में इस तरफ लगी हुई थीं जिस तरह से आदमियों के बोलने की हल्की हल्की सी आवाज़ें हमारी तरफ बढ़ रही थीं। सुल्तान और कैप्टन तारिक ने दूरबीन लगा रखी थी। सुल्तान ने सरगोशी में कहा, 4 लोगों की कमांडो पार्टी है।
कैप्टन तारिक ने सरगोशी में कहा। कोई नहीं बोलेगा। हमने अपने सांस तक रोक लिए। सुल्तान ने अपनी दूरबीन आहिस्ता से मेरी तरफ खिसका दी। मैंने दूरबीन लगाकर देखा कि सब्ज रोशनी में 4 आदमी जिन्होंने फौजी वर्दियां पहन रखी थीं, हाथों में स्टेन गन्ने पकड़े बातें करते चले आ रहे थे। वो हमारे करीब से होकर गुजरने लगे तो मैंने देखा कि उन चारों के रंग गोरे थे। वो बातें भी हिंदुस्तानी ज़ुबान में नहीं कर रहे थे, वो किसी और ही ज़ुबान में बातें कर रहे थे जो अंग्रेज़ी भी नहीं थी। जब वो हमारी झाड़ियों के करीब से होकर काफ़ी आगे निकल गए तो कैप्टन तारिक ने सरगोशी में कहा, ये इसराइली कमांडोज थे। वो इसराइली ज़ुबान में बातें कर रहे थे। इसी तरह पीछे को खिसकते जाओ। हम घास पर लेटे लेटे झाड़ियों के दरमियान पीछे खिसकने लगे। फिर हमने अपने मुंह सीधे कर लिए और कैप्टन तारिक के इशारे पर उठकर बैठ गए। इसराइली कमांडोज की गश्ती पार्टी काफ़ी दूर निकल गई थी। हम उठे और झुककर वापस चलने लगे। दरख्तों और झाड़ियों में हम जिस रास्ते से वहाँ तक पहुँचे थे उसी रास्ते से वापस उस जगह पर आ गए जहाँ मुजाहिद हसन भट्ट हमारा इंतज़ार कर रहा था। हसन भट्ट ने पूछा, कैप्टन कुछ कामयाबी हुई? कैप्टन तारिक ने रास्ते में भी हमसे 2-1 बातें ही की थीं। उसका ज़हन कुछ और ही सोच रहा था। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, अड्डे पर चलकर बात करते हैं। खुफिया हाइड आउट तक पहुँचते पहुँचते आसमान पर सुबह का नूर फैलना शुरू हो गया था। कैप्टन तारिक ने कहा, हमें अब सो जाना चाहिए, सुबह बात करेंगे। मैं और सुल्तान एक कोने में कंबल ओढ़कर पड़ गए। ये जगह पहाड़ी के अंदर एक गार की शक्ल में थी। यहाँ बहर की निस्बत ज़्यादा सर्दी नहीं थी। मैंने सुल्तान से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? कैप्टन तारिक क्या सोच रहा है? कैप्टन सुल्तान कैप्टन तारिक को मुझसे ज़्यादा जानता था और कहने लगा, मेरा ख्याल है उसके ज़हन में कोई दूसरा प्लान है। मैंने सवाल किया, दूसरा प्लान क्या हो सकता है? वो बोला, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके ज़हन में जो भी मंसूबा होगा वो फैसला कुन होगा, क्योंकि शिवाजी प्रोजेक्ट तक ज़मीनी रास्तों से पहुंचना नामुमकिन लगता है। इसके बाद हम भी सो गए। दूसरे दिन हम नाश्ता कर चुके तो कैप्टन तारिक और मुजाहिद हसन भट्ट भी हमारे पास आकर बैठ गए। कमांडर सुल्तान ने कैप्टन तारिक से कहा, रात के मिशन की नाकामी के बाद तुमने क्या सोचा है? मैं तो समझता हूँ कि हमें एक बार फिर कोशिश करके देखना होगा। कैप्टन तारिक ने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं सुल्तान, ये काम इस तरह से नहीं होगा। मैं इस वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी और वक्त हमारे पास नहीं है। इंडियन हाई कमांड ने इसराइल के तामुल से इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है और इसराइली कमांडोज तक वहाँ गश्त लगा रहे हैं, तो ये लोग बड़ी जल्दी कोई एक्शन शुरू करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम देखते और सोचते ही रह जाएं और ये सारा इलाका मुजाहिदीन समेत तबाह व बर्बाद हो जाए। हम टैंकों और तोपों के साथ तो इस प्रोजेक्ट को तबाह नहीं कर सकते। हमें जो कुछ भी करना है कमांडो एक्शन के साथ ही करना है। हमारा मुशाहिदाती मिशन कामयाब नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो अब हमें रिहर्सल छोड़कर असली अटैक कर देना चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। हसन भट्ट की इस राय पर कैप्टन तारिक कहने लगा, ये हमारी सबसे बड़ी हमाकत होगी। कमांडो वही कामयाब होता है जो जुर्रत और बहादुरी के साथ अकल और सूझबूझ से भी काम लेता है। अगर ये बात ना हो तो एक कमांडो पूरे यूनिट जितनी कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकता। आपके पास कोई दूसरा प्लान हो तो वो हमें बताएं। कैप्टन तारिक गार की दीवार से टेक लगाए बैठा था। वो सीधा होकर बैठ गया और बोला, हम हवाई हमला करेंगे। उसकी इस बात पर वहाँ खामोशी छा गई। हम सब उसकी तरफ देखने लगे कि उसने ये क्या कह दिया है। कमांडो सुल्तान कहने लगा, तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि हम हवाई जहाज़ में बैठकर प्रोजेक्ट पर बमबारी करेंगे? कैप्टन तारिक ने बड़े एतमाद से एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जब टारगेट तक जाने के तमाम ज़मीनी रास्ते बंद हो जाते हैं तो कमांडोज टारगेट पर पैराशूटों के ज़रिए ही उतरते हैं और हम भी ऐसा ही करेंगे। इस बार वहाँ ज़्यादा गहरी खामोशी छा गई। कैप्टन तारिक ने एक ऐसे कमांडो एक्शन की बात कह दी थी जिस पर कश्मीर की जंग में किसी भी कमांडो पार्टी ने कभी भी अमल नहीं किया था। इसकी वजह यह नहीं थी कि कमांडो ऐसा कर नहीं सकते थे, बल्कि वजह यह थी कि वहाँ कमांडो के वसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो जहाज़ लेकर इंडियन आर्मी के ठिकानों के ऊपर हज़ारों फुट की बुलंदी से छलांगे लगाते। कमांडो सुल्तान हंसने लगा। कैप्टन तारिक ने कहा, मुझे मालूम था कि तुम लोग मेरे प्लान पर हंसोगे कि तारिक ने क्या दीवानों जैसी बात कर दी है, लेकिन याद रखो यहाँ हमें दीवानों की तरह ही काम करना पड़ेगा। हसन भट्ट कहने लगा, लेकिन कैप्टन ये कैसे मुमकिन है? इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक माहिर पायलट हो और पैराट्रूपर रह चुके हो और तुमने शुरू में यहाँ मुझे भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रखी है, लेकिन दुश्मन के टारगेट पर पैराशूटों के ज़रिए उतरने के लिए हवाई जहाज़ की ज़रूरत होती है और हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए एक रनवे की ज़रूरत होती है, एक हवाई अड्डे की ज़रूरत होती है। ये सब लवाजमात कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो सिवाय स्टेन गनों और ज़मीनी असलहे के और कुछ नहीं है। कैप्टन तारिक बोला, जज्बा सच्चा हो और खुदा पर मुकम्मल ईमान हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैंने तुम लोगों के सामने यूं ही ये स्कीम बयान नहीं कर दी। मैंने इसके एक एक पहलू पर गौर करने और इसका कोई ना कोई हल निकालने के बाद ही तुम लोगों से बात की है। अच्छा, कमांडो सुल्तान ने तनजन पूछा, तो फिर ये बताओ कि क्या जहाज़ हमें पाकिस्तान देगा और हवाई अड्डा हमें चीन फराम करेगा? कैप्टन तारिक हमारी तरफ देखते हुए इस अंदाज में सर हिला रहा था जैसे कह रहा हो कि जो कुछ मुझे मालूम है तुम लोगों को मालूम नहीं।
जो कुछ मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते। सुनो, कैप्टन तारिक ने हमारी तरफ झुक कर कहा, मेरी बात गौर से सुनो। हम जेट इंजनों वाले जहाज़ से टारगेट पर नहीं उतरेंगे, हम ग्लाइडर इस्तेमाल करेंगे। कमांडो सुल्तान बीच में बोल उठा। लेकिन ग्लाइडर को हम उड़ाएंगे कहाँ से? उसको उड़ाने के लिए भी हमें प्रोजेक्ट वाली पहाड़ियों में से किसी पहाड़ी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तजर्बे ने साबित कर दिया है कि उन पहाड़ियों की ढलानों पर चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं और जगह जगह मशीन गन मोर्चे बने हुए हैं। हम उन पहाड़ियों को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कैप्टन तारिक ने हाथ बुलंद करते हुए कहा, तुमको बीच में बोलने की बहुत आदत है, पहले मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। हम सब खामोश हो गए। हमारी निगाहें कैप्टन तारिक के चेहरे पर जमी हुई थी। उसने सांस भरकर बड़े सुकून से कहा, मैं जानता हूँ कि इस मिशन के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं एक एक तफसील पर गौर व फिक्र कर चुका हूँ। मुझे सिर्फ एक दिन के लिए श्रीनगर वाले अपने खुफिया हेडक्वार्टर पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ वायरलेस की सहूलत हासिल है और मुझे वायरलेस पर किसी से कुछ बातें करनी हैं। किससे बातें करनी हैं, उसका ताल्लुक किस मुल्क से है, इस बारे में तुम में से कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बताऊँगा। हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कैप्टन तारिक का मंसूबा हम में से किसी को भी काबिल अमल दिखाई नहीं देता था, लेकिन कैप्टन तारिक इतने एतमाद के साथ कह रहा था कि हम में से किसी को भी मज़ीद एतराज़ करने का हौसला न हुआ। इतना हमें मालूम था कि वो एक तजर्बेकार एयरफोर्स कमांडो है और उसका ताल्लुक पैराशूट यूनिट से भी रह चुका है, जिसकी उसको पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है। शाम का अंधेरा होते ही वो श्रीनगर चला गया। दूसरा दिन उसने वहीं हुर्रियत पसंदों के पास गुजारा। रात को वापस आया तो उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो। उसने हमें अपने पास बिठा लिया और कहने लगा, सारा इंतज़ाम हो गया है। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने पहले कभी तैयारे से छलांग लगाई है? मैंने कहा, अभी तक तो ऐसा इत्फाक नहीं हुआ। कैप्टन तारिक कहने लगा, फिक्र नहीं, इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बाकी हसन भट्ट और कमांडो सुल्तान ये काम कर चुके हैं। क्यों भाई, तुम लोगों को तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। हसन भट्ट और सुल्तान ने बताया कि अगरचे उन्हें तैयारे से आखिरी छलांग लगाए काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कैप्टन तारिक बोला, कोई बात नहीं, यहाँ कमांडो सिकंदर को ट्रेनिंग देंगे, वहाँ तुम्हें भी 2-4 छलांगें लगवा कर रवां कर देंगे। सुल्तान ने पूछा, लेकिन हमें तैयारा कहाँ से मिलेगा? ग्लाइडर का इंतज़ाम कैसे होगा? कैप्टन तारिक ने कहा, उसका सारा इंतज़ाम हो गया है, लेकिन जिस मुल्क ने यह सारी जिम्मेदारी ली है उसका नाम और महल्ले को मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता और बताना भी नहीं चाहता। और तुम्हें मुझसे अहद करना होगा कि मिशन मुकम्मल होने के बाद तुम कभी भी किसी के आगे उस मुल्क का नाम नहीं लोगे। हम तीनों ने बेयक ज़बान होकर कहा कि हम इसी वक्त एक सच्चे कमांडो की तरह अहद करते हैं कि हम अगर मिशन में ज़िंदा बच गए तो ज़िंदगी भर किसी के आगे उस मुल्क का नाम नहीं लेंगे। कैप्टन तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है। इसके बाद कैप्टन तारिक ने हमें अपना प्रोग्राम बताया। उस प्रोग्राम के मुताबिक हम उसी रोज़ कश्मीरी किसानों के बेस में खुफिया ठिकाने से निकलकर एक ख़ास समत को रवाना हो गए। मालूम हुआ कि सफ़र बड़ा लंबा है। हम रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर आराम करते हुए सारा दिन पहाड़ियों में सफ़र करते रहे। इस दौरान मौसम भी हमारे मुवाफिक रहा और बर्फ़बारी बिल्कुल ना हुई। रात हमने एक पहाड़ी गार में बसर की और अगले रोज़ फिर पैदल चल पड़े। वो दिन भी सफ़र में गुजर गया। दूसरी रात भी गुजर गई। उससे अगले रोज़ हम ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां हमारे इर्द गिर्द खुश्क पहाड़ियां और पथरीले मैदान थे। उन खुश्क पहाड़ियों के पस मंज़र में ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं जिन पर बर्फ़ जमी हुई थी। ये एक ख़ास पहाड़ी सिलसिला था जिसका नाम मैं भी मसलहतन यहाँ नहीं बताऊँगा। हमने अपने साथ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत सामान थैलों में डालकर रख लिया था। ये खुश्क राशन था। रास्ते में जहाँ कहीं पानी मिलता हम पी लेते थे, नहीं तो प्यासे ही चलते रहते थे। कमांडो और एक आम फौजी या आम आदमी में यही फ़र्क होता है कि कमांडो बहुत देर तक ऊँट की तरह बगैर पानी के गुजारा कर सकता है। हम एक खुश्क बंजर मैदान में से गुजर रहे थे। यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे गोल पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे इर्द गिर्द के खुश्क टीले हमारे करीब आते जा रहे थे, यहाँ तक कि ये टीले हमारे बिल्कुल करीब आ गए और हम उनके दरमियान एक दर्रे में से गुजरने लगे। उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकले तो सामने थोड़ी सी खुली जगह थी और उसके आगे फिर एक पहाड़ी दर्रा शुरू हो जाता था जिसकी दोनों जानिब बुलंद पहाड़ियाँ थीं। कैप्टन तारिक वहाँ रुक गया। हम बैठ गए। कैप्टन तारिक ने सामने वाली पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये एक दूसरे मुल्क की पहाड़ियाँ हैं। सामने वाले दर्रे की दूसरी जानिब उस मुल्क की सरहद शुरू हो जाती है। हसन भट्ट कहने लगा, मगर हमारे पास तो इस मुल्क में दाखिले के लिए कोई कागजात वगैरह नहीं हैं। कैप्टन तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मोहब्बत की बातें हैं, कागजी बातें नहीं हैं। बस तुम खामोश रहना और मेरे पीछे रहना, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगा। मेरे हिसाब से बड़ा नाजुक मरहला आने वाला था। ये ख्याल भी आता कि कहीं कैप्टन तारिक ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो गया हो, क्योंकि दूसरे मुल्क में बगैर कागजात वगैरह के दाखिल होना नामुमकिन सी बात होती है। और फिर जिस मुल्क की सरहद हम अबूर करने वाले थे वो एक ऐसा मुल्क था कि जहाँ पासपोर्ट वीज़े के साथ कोई भी सियाह दाखिल हो तो उसको भी मशकूक नज़रों से देखा जाता है।
और उसके कागजात की देर तक जांच पड़ताल की जाती है। दोपहर का वक्त था, आसमान बिल्कुल साफ था, धूप निकली हुई थी और हमें दूर सामने वाली पहाड़ियों के ऊपर एक जानिब दूसरे मुल्क का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा था, अगरचे वो साफ दिखाई नहीं देता था। कैप्टन तारिक ने थैले में से चमड़े का एक पर्स निकालकर अपने गले में लटकाया और कहने लगा, चलो जवानों, अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो और जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना। तुमसे अगर कोई कुछ पूछेगा तो तुम उसका मुख्तसर सा जवाब दोगे, अपनी तरफ से तुम कुछ नहीं बोलोगे। हमारे पास कोई असलहा वगैरह नहीं था, सिर्फ कैप्टन तारिक के पास एक कमांडो चाकू था। उसने हमें कह दिया था कि हम असलहा साथ लेकर नहीं जाएंगे। चाकू के अलावा उसके पास ज़रूरी चीज़ जो थी वो भारत के खुफिया और हलाकत खेल शिवाजी प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट की फ़ोटोकॉपी थी, जो उसने प्लास्टिक के लिफाफे में संभाल कर रखी हुई थी। हम दर्रे से निकल खड़े हुए। खुश्क बंजर ज़मीन पर हम छोटे बड़े पत्थरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। दूसरे मुल्क की सरहदी पहाड़ियाँ करीब आ रही थीं। आखिर हम सामने वाली पहाड़ियों के दर्रे में दाखिल हो गए। दर्रे में दाखिल होने के बाद हम 10-15 कदम ही चले होंगे कि अचानक एक तरफ से 4 फौजी स्टेन गन ताने निकल कर हमारे सामने आ गए। वो किसी दूसरी ज़ुबान में करख्त लहजे में हमसे कुछ पूछने लगे। कैप्टन तारिक ने उनकी ज़ुबान में टूटे फूटे अंदाज में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ौरन हमें गिरफ्तार करके हमें हिरासत में ले लिया और हमारी तलाशी लेने लगे। हमारे पास जो खुश्क राशन था उसका थैला उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। कैप्टन तारिक के परस की तलाशी ली तो उसमें से बरामद होने वाले ब्लूप्रिंट को देखते ही गैर मुल्की फौजी जो उस बॉर्डर फोर्स की गश्ती पार्टी का लीडर लगता था कहर-उलूद आवाज़ में चीख पड़ा। उसने कैप्टन तारिक से अपनी ज़ुबान में ब्लूप्रिंट दिखाकर कुछ पूछा। ये ज़ुबान हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। कैप्टन तारिक ने बड़े इत्मीनान से उनकी टूटी फूटी ज़ुबान में उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने एक ना सुनी और उसी वक्त हमारे हाथ रस्सियों से पीछे बांध दिए और हमें धकेलते हुए आगे चल पड़े। उन्होंने हमें गैर मुल्की जासूस समझा था। ब्लूप्रिंट की बरामदगी ने उनके इस शक को यकीन में बदल दिया था। वो हमें एक चेक पोस्ट पर ले गए जो दर्रे से निकलकर पहाड़ी की दूसरी जानिब बनी हुई थी। यहाँ उन्होंने हमें एक ऑफिसर के सामने पेश कर दिया। उसने भी हमारी तलाशी ली और ब्लूप्रिंट को गौर से देखते हुए अपनी ज़ुबान में कुछ करख्त लहजे में कहा, जो हमारी समझ में ना आया। कैप्टन तारिक उनकी थोड़ी बहुत ज़ुबान जानता था। उसने कुछ कहा, जिसके बाद उस ऑफिसर ने कैप्टन तारिक को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर किसी के साथ फ़ोन पर बात करने लगा। लगता था दूसरी तरफ से किसी ने उसे हमारे हक़ में कुछ कहा। फ़ोन बंद करने के बाद उसने अपने सिपाहियों से कोई बात की। हमारे हाथों की रस्सियाँ खोल दी गईं। उन्होंने हमें एक गाड़ी में बिठाया और वहाँ से काफ़ी पीछे एक और चेक पोस्ट पर ले आए। ये चेक पोस्ट एक पुख्ता इमारत की शक्ल में थी और यहाँ फ़ौज की सिपाही और गाड़ियाँ नज़र आ रही थीं। रास्ते में जो संतरी हमारे दाएं बाएं बैठे थे उन्होंने हमें आपस में कोई बात नहीं करने दी थी। यहाँ उतरने के बाद उन्होंने हमें एक तरफ बेंच पर बिठा दिया। मौका मिलते ही मैंने कैप्टन तारिक से पूछा कि हम लोग अभी तक इनकी हिरासत में हैं या इन्होंने हमें पहचान लिया है कि हम इनके दोस्त हैं। कैप्टन तारिक ने आहिस्ता से कहा, दोनों बातें ही समझ लो। यहाँ एक बार फिर हमारी तलाशी ली गई। ब्लूप्रिंट की कॉपी अभी तक उन लोगों के कब्जे में ही थी। हम 1-1.5 घंटा वहाँ पर बैठे रहे। फिर बाहर एक फ़ौजी जीप आकर रुकी, जिसमें से एक नौजवान फ़ौजी अफसर निकलकर हमारे पास आ गया। उसने टूटी फूटी उर्दू में पूछा कि तुम में से कैप्टन तारिक भट्ट कौन है। कैप्टन तारिक ने कहा कि मैं तारिक भट्ट हूँ। तो वो फ़ौजी अफसर कहने लगा, तुम लोग हमारे अपने हो, आ जाओ। उस फ़ौजी अफसर ने दूसरे अफसर से ब्लूप्रिंट लेकर अपने पास रख लिया। हमें अपने साथ अपनी जीप में बिठाया और जीप एक तरफ को रवाना हो गई। खुली जीप थी। हम एक पक्की सड़क पर जा रहे थे। दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त और दूर तक सरसब्ज खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। खेतों के पस मंज़र में कहीं कहीं पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थीं। गांव आते और गुजर जाते। फिर एक बड़ा कस्बा आया, वो भी गुजर गया। सर्दी काफ़ी थी। हमने जैकेटों के कॉलर उठा रखे थे। फिर भी तेज़ सर्द हवा में हम ठिठर रहे थे। आखिर किसी शहर की इमारतें शुरू हो गईं। जीप एक फ़ौजी ग्रीजन के गेट में से गुजरकर एक जगह रुक गई। हम सर्दी से ठिठरे हुए थे। उस फ़ौजी अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर्दी बहुत ज़्यादा है, और वो हमें एक ऊंची छत वाले कमरे में ले गया जहाँ बड़े से आतिशदान में खूब आग जल रही थी। हम आतिशदान के पास कुर्सियों पर बैठ गए और फ़ौजी अफसर कहने लगा, तुम इधर बैठो, कर्नल साहब अभी आता है। वो चला गया। कमांडो सुल्तान कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि इन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया, वरना हम तुम्हारे ही गए थे। कैप्टन तारिक बोला, ये लोग हमारे सच्चे दोस्त हैं और हमारे साथ इनकी दोस्ती उसूलों की बुनियाद पर है। ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार ने कश्मीर पर फ़ौज के ज़रिए ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और कश्मीरी अपने हक़ के खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं। इतने में हमारे लिए एक फ़ौजी चाय लेकर आ गया। उस वक्त गरम गरम चाय एक बहुत बड़ी नेमत थी। चाय और गर्म आतिशदान ने हमें फिर से ताज़ा दम कर दिया। अब एक दरमियानी उम्र का फ़ौजी अंदर दाखिल हुआ, जिसने सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक लगा रखी थी। वो मुस्कुराता हुआ कैप्टन तारिक की तरफ बढ़ा। कैप्टन तारिक ने उठकर उससे हाथ मिलाया। मालूम हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। कर्नल ने अंग्रेज़ी में कहा, तुम लोगों को कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंची? कैप्टन तारिक ने कहा, बिल्कुल नहीं सर, दोस्त मुल्क में हमें कैसे तकलीफ़ पहुंच सकती है। कर्नल ने कहा, आप लोग प्लीज़ मेरे साथ आ जाएं।
हम कर्नल साहब के साथ दूसरे कमरे में आ गए। ये एक सजा हुआ ड्राइंग रूम था। फर्श पर कलीन बिछा हुआ था, सोफे पड़े थे, दीवार पर उस मुल्क के सरबराह की रंगीन तस्वीर लगी हुई थी। आतिशदान में आग जल रही थी। हम लोग आतिशदान के पास बैठ गए। कर्नल ने वो ब्लू प्रिंट जेब से निकाला जो उसने चेक पोस्ट के फौजी अफसर से ले लिया था। ये शिवाजी प्रोजेक्ट का ब्लू प्रिंट की कॉपी थी। कर्नल ने ब्लू प्रिंट दरमियान में रखी हुई छोटी मेज़ पर खोल कर रखा और उसको गौर से देखने लगा। हम खामोश बैठे थे। कुछ देर तक ब्लू प्रिंट का जायजा लेने के बाद कर्नल ने कैप्टन तारिक से कहा, तुम्हारा पैगाम मिलते ही मैं यहाँ गरीजन में पहुँच गया था। हमें बॉर्डर पर बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है और अपने आदमियों की भी तलाशी ली जाती है। कैप्टन तारिक ने कहा, सर मैं जानता हूँ। कैप्टन तारिक ने कर्नल से बारी बारी हमारा तारुफ कराया। कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ रहे हो। हम तुम्हारे इस जज्बे की कदर करते हैं। उसने कैप्टन तारिक से कहा, मैंने इस ब्लू प्रिंट को देखा है। ये बहुत काम आने वाली दस्तावेज़ है। इस वक्त तुम लोग खाना खाकर आराम करो, बाकी बातें रात को होंगी। हमें एक फ़ौजी रेस्ट हाउस में पहुंचा दिया गया जो गरीजन के इहाते में ही वाक़या था। हमने गर्म पानी से गुसल किया, ताज़ा दम होकर खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गए। बहुत ज़्यादा थके हुए थे। जब बेदार हुए तो रात हो चुकी थी। रात का खाना हमने वहीं रेस्ट हाउस में ही खाया। रात के 9 बजे के करीब कर्नल ने हमें अपने कमरे में बुला लिया। वो हमें उठकर मिला। आतिशदान में उसी तरह आग रोशन थी। एक अर्दली कावा ले आया। कावा पीते हुए कर्नल ने हमसे मौसम की बातें करनी शुरू कर दी। जब हम लोग कावा पी चुके तो कर्नल ने जेब से ब्लू प्रिंट की कॉपी निकाल कर मेज़ पर खोल कर रख दी और कहने लगा, कैप्टन अगर तुम अपने साथ ये ब्लू प्रिंट न लाते तो ये मिशन बहुत दुश्वार और मुश्किल था। ब्लू प्रिंट ने कम से कम हमें ये ज़रूर बता दिया है कि तुम्हारा ड्रॉप जोन कहाँ है। ड्रॉप जोन की निशानदेही से हमारा आधा मिशन कामयाब हो गया है। अब मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन ड्रॉप होगा। कैप्टन तारिक ने हमारी तरफ इशारा करके कहा, मेरे साथ मेरे ये कमांडो साथी भी ड्रॉप जोन पर छलांगे लगाएंगे। ठीक है, कर्नल ने कहा। क्या इन लोगों को भी जहाज़ से छलांग लगाने का तजुर्बा है? कैप्टन तारिक ने कहा, इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। कश्मीर के महाज पर हमें इस किस्म के तजुर्बे से गुजरने का मौका नहीं मिलता। आप तो जानते हैं कि हम लोग वहाँ ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं। कर्नल बोला, कोई बात नहीं, हम इन्हें 2-3 दिन ट्रेनिंग देकर मुकम्मल पैराट्रूपर बना देंगे। और इसके साथ ही दूसरे रोज़ से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई।